बिल्कुल। और जिक्र है चंपावत का। आज नामांकन दाखिल करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री। चंपावत सीट से नामांकन वो दाखिल करेंगे। उपचुनाव है वहां और नामांकन के दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बनबसा और टनकपुर में कार्यक्रम आयोजित होगा, ये रैली होगी। अभी खटीमा में ही मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, आज निगाहें टिकी रहेंगी। 1:30 बजे का वक्त तय है जहां पर उपचुनाव के मद्देनजर नामांकन की तस्वीरें आएंगी। आप तक तस्वीरें भी पहुंचाएंगे। और अभी खटीमा में मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्णागिरी माता के दर्शन करते, बातचीत करते हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और अब 1:30 बजे का वक्त जहां पर नामांकन की प्रक्रिया होगी, उससे और उसके आसपास रैली कार्यक्रम, कई तरीके के आयोजन हैं। यानी कुल मिलाकर के आज चंपावत में सीएम की मूवमेंट रहने वाली है। नॉमिनेशन से लगाए रैली, कार्यक्रम, जनसभा को संबोधित करना, ये तमाम चीजें रहेंगी। उपचुनाव के मद्देनजर आज का दिन चंपावत उपचुनाव के लिए डेडिकेटेड है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। बनबसा से टनकपुर के बीच में एक रोड शो भी वो करने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और आज के बाद से आप ये समझ लीजिए कि वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रचारक हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, उनका डेरा होगा, वो वहीं पर मौजूद रहेंगे और वहां पर रह करके जनसंपर्क करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, उनको भरोसा दिलाएंगे कि सीएम को मौका देंगे तो विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा चंपावत का। बिल्कुल। और रुक करते हैं सहयोगी पंकज राणा का। वो वहां पर तस्वीरों के साथ जानकारी देंगे। और थोड़ी ही देर पहले पंकज, आपने बात भी की थी सीएम से, किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है, कितनी तैयारियां पूरी है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आवास पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और देखिए, ये मैं दिखाऊं, इधर ये माता का मंदिर है, क्योंकि ये पूर्णागिरी का दरबार है। यहाँ पर चंपावत में माता का पूर्णागिरी का दरबार है और माँ पूर्णागिरी का प्रतीक मंदिर ही यहाँ पर आप नजर आ रहा होगा। और मंदिर मुख्यमंत्री के आवास से तकरीबन ये 200 मीटर की दूरी पर है। और यहीं पर हमेशा वो जब बचपन में आते थे तो पूजा अर्चना यही इसी मंदिर में करते थे और यहीं पर वो सबसे पहले मत्था टेकने आए हैं। अभी 5 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री ने इसी माता के दरबार में यहाँ मत्था टेका है और यहीं से वो अब सीधे अपने आवास गए हैं। और आवास के बाद वहां तमाम कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं ये भी बता दूं, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही है, क्योंकि उनका जो आवास है वो माँ जो शारदा नदी है उसके चरणों में स्थित है। इस साइड आप देखेंगे तो ये माँ शारदा नदी का प्रवाह यहाँ पे गंगा इस नदी में हो रहा है। ये शारदा नदी है और शारदा नदी के उस साइड का जो एरिया है वो मुख्यमंत्री का आवास है। वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और वहां से उनके अब निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ से 8 बजे चंपावत के लिए निकल जाएंगे। चंपावत में वो एक रोड शो के माध्यम से यहाँ से जाएंगे। बनबसा पहला एक रोड शो होगा, उसके बाद टनकपुर में रोड शो होगा, उसके बाद सीधे वो यहाँ से रोड शो करते हुए अपना चंपावत जाएंगे। और ये पहली बार हो रहा है, कोई मुख्यमंत्री सड़क मार्ग के माध्यम से अपने वहाँ चंपावत जा रहा है। सालों से जब से राज्य का गठन हुआ है, किसी भी मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग के माध्यम से जो दूरी है चंपावत और टनकपुर से, जो पहाड़ी मार्ग का एरिया है तकरीबन 80 किलोमीटर का, वो पूरी तरह से सड़क मार्ग से नहीं नापा है और मुख्यमंत्री पहली बार नापने जा रहे हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि वो चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं और चंपावत की जनता को वो भरोसा ये दिलाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो उनके क्षेत्र का बेहतर तरीके से विकास हो जाएगा। माँ चरणा जो पूर्णागिरी मंदिर है वहीं से ये माँ शारदा का वहीं से निकल के आती हैं और वहीं से प्रवाह माँ शारदा देवी का हो रहा है। और उनका ये कहना है कि शारदा नदी के आसपास के जो गाँव हैं, जो चाहे वो बरसात में पुश्ते की बात हो, तमाम तरह की जो दिक्कतें होती है चंपावत के एरिया की, टनकपुर का जो एरिया है वो काफ़ी, जो टनकपुर शहर है, बनबसा शहर है, वो शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है और वहां के लोगों को इस तरह की तमाम तरह की दिक्कतें वहां होती है। दीपा, तो मुख्यमंत्री का यह कहना है कि चंपावत की जनता ने उन्हें बुलाया है तो वो वहां का बेहतर तरीके से विकास कर पाएंगे। तो अभी उनके आवास पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं। और अब क्योंकि आप घर के अंदर है, मुख्यमंत्री 8 बजे का वक्त आपने बताया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 8 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है पुष्कर सिंह धामी का। कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में पंकज पहुंचेंगे कार्यकर्ता और यहां से रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में। और जगह जगह पर यह भी जानकारी मिल रही है कि स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे जो स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे पुष्कर सिंह धामी का। और चंपावत कितने बजे एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है इसको लेकर? बिल्कुल दीप,
देखिए, अभी जो जानकारी मिली है वो ये बताया जा रहा है कि 200 गाड़ियों का काफिला मुख्यमंत्री का खटीमा से निकलने वाला है और अलग अलग जगह जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो काफिले में शामिल होते जाएंगे और काफिला इतना बड़ा होगा कि एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि भाजपा ने जो चंपावत में अपनी किलेबंदी की है उसको कांग्रेस साध ना पाए। इसीलिए कई जगह स्वागत कार्यक्रम किए गए हैं। जो बनबसा में जो एक टनकपुर के पास में जो एक जहां से विधानसभा का प्रारंभ होती है चंपावत विधानसभा, वहां पर एक बड़ा स्वागत गेट बनाया गया है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। वहां पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और वहीं से काफिले में बहुत सारी गाड़ियां शामिल होंगी। तो मुख्यमंत्री के आवास से यहां से तकरीबन 200 के करीब गाड़ियां निकलने वाली हैं। हालांकि यहां पर ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी, 50-60 गाड़ियां ही होंगी, लेकिन इसके बाद क्योंकि अलग अलग जगह पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, वो रुके हुए हैं और वो वहीं से उनके काफिले में शामिल होते जाएंगे। तो 200 गाड़ियों का काफिला यहां से निकलकर जाएगा चंपावत में और तकरीबन ये बताया गया है, जानकारी मिली है कि 1:30 बजे से पहले का वक्त मुख्यमंत्री का नामांकन का बताया गया। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके कैमरे से हम लगातार तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। पंकज राणा हमारे सहयोगी डटे हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने मां गंगा की आराधना की, जीत का आशीर्वाद लिया, उसकी भी तस्वीरें देखिए आप। चंपावत सीट पर नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं। गंगा सप्तमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा की आराधना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा से 4 धाम यात्रा को विधिवत रूप से चलने की कामना की। तो वहीं सीएम ने चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए जीत का आशीर्वाद भी लिया। मां गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा आईडी थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आए, सकुशल जाएं, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है कि मां गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न। मां गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे मां गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी। उन्होंने भी मां गंगा की आराधना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। 9 मई को मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना कर जीत का आशीर्वाद लिया है। चंपावत उपचुनाव का रण अब सज चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मई को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को चंपावत चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया है और कांग्रेस का ये कहना है कि महिला कैंडिडेट होने के साथ वो एक ब्राह्मण चेहरा भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनाव जीतकर ही विधानसभा के सदस्य बनेंगे। चंपावत सीट पर वैसे तो सीएम को टक्कर मिलने की कम ही संभावना है, मगर ये चुनाव है, इसमें सियासत के ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो भाजपा की तैयारी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की परीक्षा पर ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में पीसी वो करेंगे। चंपावत उपचुनाव और अपने गढ़वाल दौरे को लेकर जानकारी देंगे। चंपावत चुनाव की रणनीति को लेकर कई सवालों के जवाब भी देंगे। उनको पूछा जाएगा उनसे कि चंपावत चुनाव के लिए आपकी रणनीति क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से घेरेंगे भारतीय जनता पार्टी को। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सेंधमारी किस तरीके से आप करेंगे भाजपा के किले में, इसको लेकर कई सारे सवाल मीडिया की तरफ से दागे जाएंगे, जिनका जवाब देते हुए करण मेहरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नजर आने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब पीसी वो करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय पर ही ये पीसी होनी है। तो करण मेहरा और साथ ही इनके अलावा और भी तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे और चंपावत उपचुनाव को लेकर भी वहां पर प्रचार प्रसार किस तरीके से आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी विस्तार से वो जानकारी मीडिया से साझा करेंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। रविवार सुबह 6:15 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। अब तीर्थ यात्री अगले 6 महीने तक बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे।
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का हिंदू धर्म में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुयायी चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में स्थित 4 तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब चारधाम यात्रा की विधि विधान के साथ शुरुआत हो गई है। सुबह 6:15 पर बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिव्य दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मैं आई हूँ और मंदिर को देख के मैंने बस सुना था अपने हस्बैंड से कि भाई बहुत अच्छा मंदिर है, लेकिन आज पहली बार मैंने देखा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दर्शन है, मैंने भी पहली बार दर्शन किए हैं और इतना सुंदर भव्य रूप आज तक नहीं देखा, मतलब कल्पना नहीं कर सकते इस चीज की। बहुत सुंदर और बहुत यात्रा भी बहुत अच्छी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हर साल गर्मी के महीने में होती है। सर्दी के मौसम में चारधाम के कपाट बंद रहते हैं। ये परंपरा सदियों से यहाँ पर चली आ रही है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित धाम है, जिनकी हिंदू धर्म में बड़ी महिमा है। हिंदुओं के मन में बद्री धाम के प्रति आस्था हर साल उन्हें हजारों मील से खींच कर लाती है। प्राचीन शैली में बना भगवान विष्णु का ये मंदिर काफी विशाल है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था। ऐसी भी मान्यता है कि गढ़वाल के राजा ने 16वीं सदी में मूर्ति को उठवाकर मंदिर में रखकर इस मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, दर्शन मंडप, सभा मंडप शामिल है। इस मंदिर को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की इन्हीं मान्यताओं को लेकर यहाँ हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। हिंदू अनुयायियों के लिए बद्री धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है। एबीपी गंगा के लिए बद्रीनाथ धाम से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं यात्रा को लेकर के। अब चारों धाम के जब कपाट खुल गए हैं तो यात्रियों को ये सहूलियत है कि एक बार में इस यात्रा को संपूर्ण कर सके, चारों धाम के दर्शन कर सके। वहीं केदारनाथ यात्रा में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। ऐसे में ही एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए कितना धैर्य इस लंबे और कठिन यात्रा के बाद जब लोग बाबा के दर पर पहुंचते हैं तो दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे नजर आए। वहीं रुद्रप्रयाग में केदार यात्रा मार्ग पर बिजली की समस्या भी एक अलग चर्चा का विषय बन गई है। केदार यात्रा पड़ावों में बिजली और संचार व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और इस वजह से तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी भी बेहद परेशान हैं। बिजली ना होने से यात्रा पड़ावों में यात्री रुक नहीं पा रहे और स्थानीय लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर इसका पड़ रहा है। देखिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, ये अलग अलग पहाड़ और यहाँ से जब गुजरते हैं यात्री, ये पड़ाव जो है जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर बहुत जगहों पर ये कहा जा रहा है कि बिजली की समस्या है, जिसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं और कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। 3 दिन से ट्रांसफर जला हुआ है, लाइन जैसे जोड़े बिल्कुल सिट डाउन हो रहा है उसमें, उससे यात्री जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोग की बुकिंग है, यात्री जो बोले बिना लाइट हम कैसे रहें। लॉज वाले काफ़ी परेशान है, यात्री भी काफ़ी परेशान है। लॉज वाले यात्री को हम कैसे अंदर रखें, वो बोले यात्री बोले हम कम नहीं रह सकते बिना लाइट का। लखनऊ से खबर है, एक बार फिर महंगी हुई है सीएनजी। देखिए लगातार दूसरी बार सीएनजी की कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। लखनऊ और उन्नाव में सीएनजी की कीमत 85 रुपए 80 पैसे प्रति किलो के
दाम पर अब अयोध्या में 86 रुपए 25 पैसे प्रति किलो सीएनजी के दाम हुए। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन और महंगा होने वाला है, क्योंकि सीएनजी की कीमतों में लगातार ये दूसरी बार इजाफा किया गया है और अब कीमतें बढ़ करके देखिए कहां पहुंच गई हैं। लखनऊ और उन्नाव के रेट्स टीवी स्क्रीन पर हैं। 85 रुपए 80 पैसे, अयोध्या में 86 रुपए 25 पैसे। तो सीएनजी के दाम में भी बढ़ोतरी की खबर। और हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और अतिक्रमण करके बनाए गए 4600 मकानों को जल्द ही बुलडोजर चला करके जमींदोज किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 25 पोकलैंड जेसीबी मशीन के साथ मलबा हटाने के लिए भारी मात्रा में मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा एक्शन होगा तमाम मकानों पर और इनकी संख्या काफी बड़ी है। रेलवे हमें दे समय कि आप कितने तारीख को उनको इंक्रोचमेंट हटाना है। हम अपनी ओर से तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। एसएसपी साहब ने पूरी फोर्स का असेसमेंट उन्होंने कर लिया है और हमारी ओर से पिथौरागढ़ जिले में कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड की बूस्टर डोज लगाने की तैयारी है। तो वहीं जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड की चौथी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। चौथी लहर को लेकर लगातार कोविड के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिथौरागढ़ में भी और इसीलिए अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बूस्टर डोज अधिक से अधिक लोगों को किस तरीके से लगे इसकी प्लानिंग है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। बूस्टर डोज लगाने का जब भी मौका मिले तो आम लोगों को भी अपनी तरफ से मदद करने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगे ये टारगेट रखा गया है। हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लोगों के यहाँ पे आज की डेट में पेसे प्लांट उपलब्ध है और हमारे आईसीयू तैयार है। हमने बीच में मॉक ड्रिल लगातार करते जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगा जनता जनार्दन को कि जो हम लोगों की जो बूस्टर डोज है इसमें जो कमी आ रही है, बूस्टर डोज में कमी ना आने पाए। 60 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद अवश्य बूस्टर डोज लगवाएं। और अब खबर श्रीनगर से है, जहां पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आईटीबीपी के जवान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी जवान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़िता दोनों चमोली जिले के जोशीमठ से एक प्राइवेट वाहन में बैठे हुए थे, जहां आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की। टैक्सी आ रही थी जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के बैठे थे और एक बंदा और भी बैठा था प्राइवेट गाड़ी में, जिसके द्वारा रास्ते में एक लड़की से छेड़खानी की गई जो नाबालिग है और उसके तहरीर के आधार पर यहाँ पर जो है 354 और एक पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम हुआ है और जो मुलजिम है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। विकास दुबे की 66 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की संपत्ति जब्त की गई है। एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर कोर्ट ने अटैच की है ये संपत्ति। बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात, लखनऊ की 13 अचल और 10 चल संपत्ति पर यह बड़ी कार्रवाई। अब संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का के जो अधिकारी हैं वो बतौर रिसीवर तैनात होंगे। देखिए, विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की ईओडब्ल्यू भी करेगी जांच और देखिए जय वाजपेयी समेत 53 लोगों के खिलाफ शासन में की गई थी शिकायत और उसके बाद अब कार्रवाई जय वाजपेयी के खिलाफ भी हो रही है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। एडवोकेट सौरभ भदौरिया की शिकायत पर शासन ने आदेश जारी किए हैं और देखिए ये बड़ी जानकारी विकास दुबे को लेकर है, उसके खजांची जय वाजपेयी को लेकर भी ये जानकारी है। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, देखा जाए तो कानपुर के हर एक क्षेत्र से लगाए लखनऊ तक ये कार्रवाई चल रही है। कौन कौन इस जद में आया है, दायरे में आया है, जरा डिटेल दीजिए। बिल्कुल, देखिए विकास दुबे 2 जुलाई 2020 को बिकरू कांड हुआ था, उसके बाद से लगातार चर्चा में था और उसके बाद से लगातार उसी प्रॉपर्टी पर मॉनिटरिंग चल रही थी। विकास दुबे की अब तय हुआ है कि 67 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है। इसके शीटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों की संपत्तियां हैं, जिसमें उसकी पत्नी ऋचा दुबे, मां और दोनों बेटे भी शामिल हैं। इन सब की संपत्ति को एसपी आउटर की रिपोर्ट पर डीएम कानपुर कोर्ट ने अटैच कर लिया है।
बिकरू गांव जहां का विकास दुबे रहने वाला था, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ में 13 अचल संपत्तियां हैं और 10 चल संपत्तियां हैं, जिनमें विकास दुबे की 4 गाड़ियां शामिल हैं, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल है। इस प्रकार 10 चल संपत्तियां हैं। और अगर अचल संपत्तियों की बात की जाए तो बिकरू गांव में जो पैतृक मकान है, लखनऊ का मकान है, गांव की 12 बीघा जमीन है और 13 बीघा जमीन सकरवा की है। कुल मिलाकर 13 अचल और 10 चल संपत्तियों पर अब अटैच कर लिया गया है। तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर अब इन संपत्तियों पर तैनात होगा। और अगर बात की जाए विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी की, तो उसकी भी मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ईओडब्ल्यू भी अपनी जांच शुरू करने जा रहा है। जो वकील हैं सौरभ भदौरिया, उनकी शिकायत पर ईओडब्ल्यू अपनी जांच को शुरू करेगा। 53 लोगों की संपत्तियों की जांच शुरू हो रही है और अधिवक्ता को बयान के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। हमारे सहयोगी रतीश जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया रतीश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पौड़ी की। राशन कार्ड के सत्यापन अभियान से पहले ही विधायक राजकुमार पोरी ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि उन लोगों को भी राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए जो इसके लिए पात्र नहीं है या इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, क्विट करने के लिए सब्सिडी की बात तो सामने आई थी, लेकिन यहाँ विधायक जी राशन कार्ड को क्विट करते नजर आए हैं। अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दिया, ये कह के कि वो सक्षम है, उन्हें इस फ्री योजना की या सब्सिडी की जरूरत नहीं है। और बुलंदशहर से खबर है, बुलंदशहर में बदमाशों ने एक डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बाइक पर आए 4 बदमाशों ने डॉक्टर पर करीब 30 राउंड फायरिंग की। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। तो बुलंदशहर में गोलीकांड की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। 4 बदमाशों पर आरोप है गोली मारने का। बदमाशों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस का कहना है कि टीमें गठित की जा रही हैं और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कोई रंजिश इनकी चल रही थी, कोई विवाद इनका चल रहा था, क्या वजह हो सकती है इस तरीके से बदमाश वहाँ पर आते हैं, गोली मारी जाती है और डॉक्टर को भून करके मौत के घाट उतार करके बदमाश निकल जाते हैं। अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस।